हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं राजनीति विज्ञान का पेपर जो कि यूजीसी नेट 2020 जून का है। और हमने पिछली वीडियो में 2021 का जो पेपर हुआ था उसे सॉल्व कर लिया है, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों का। तो आप उसे देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम। जो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जस एट बेलम युद्ध का न्याय संगत विकल्प का सिद्धांत नहीं है। तो जो जस एट बेलम है यानी युद्ध का न्याय संगत विकल्प, तो उसमें जो सिद्धांत नहीं है वो हमें बतलाना है। तो देखिए, ऑप्शन दिया गया है न्याय संगत कारण, विधि संगत प्राधिकार, समानुपातिकता, मानवता। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होता है ऑप्शन ए, यानी न्याय संगत कारण। न्याय संगत कारण जो है वह जस एट बेलम का सिद्धांत नहीं है। और जस एट बेलम के जो निम्न 3 सिद्धांत है, जिसमें है विधि संगत प्राधिकार, समानुपातिकता और न्यायोचित तर्कसंगत कारण। यानी अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें मिलान करना है, जिसमें दिया गया है कुछ समझौते दिए गए हैं और प्रधानमंत्री के नाम दिए गए हैं। इनमें कौन सा समझौता किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था, ये हमें बतलाना है। देखिए, शिमला समझौता जो है वो हुआ था इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई थी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। श्रीलंका में भारतीय शांति स्थापना हुई थी राजीव गांधी जी के कार्यकाल में। और लाहौर घोषणा प्रति पूर्वाग्रह जो हुआ था वह हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। हमारा ऑप्शन क्या सही होता है? तो हमारा ऑप्शन सही होता है 2, 4, 1 एंड 3। 2, 4, 1 एंड 3। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। हमारा सही होता है ऑप्शन बी, 2, 4, 1 एंड 3। चलिए इन समझौते के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए, जो शिमला समझौता है, शिमला समझौता जो हुआ था यहाँ 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसके जस्ट बाद ही हुआ था, 1972 जुलाई में। 2 जुलाई 1972 को यहाँ उस समय जो प्रधानमंत्री थी, भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और जो पाकिस्तान थे वहाँ के राष्ट्रपति थे जो भुट्टो जी, क्या नाम था उनका, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, उनके साथ हुआ था। और इसमें यह बात की गई थी कि जो कश्मीरी विवाद है उसमें कोई तीसरा हस्तक्षेप नहीं करेगा, और यह विवाद हम मतलब भारत और पाकिस्तान मिलकर ही सुलझाएंगे। इसमें कोई दूसरा, या यहाँ तक कि यूएन भी जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई थी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, और इन्होंने क्या, जो वियतनाम और जापान जो है उसकी रणनीति साझेदारी और सुरक्षा सहयोग के लिए उपकरण के रूप में इसका प्रयोग किया था। और जो श्रीलंका में भारतीय शांति स्थापना हुई थी, यह राजीव गांधी जी के कार्यकाल में हुआ था। और जो राजीव गांधी जी जो उस समय थे भारत के प्रधानमंत्री थे, और उस समय श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे वह थे JR जयवर्धने। उनके मध्य 1987 में कोलंबो में श्रीलंका शांति स्थापना की गई थी 1987 में। किनके मध्य हुई थी? तो राजीव गांधी और JR जयवर्धने के मध्य हुई थी। चलिए नेक्स्ट जो अगला है हमारा, वह है लाहौर घोषणा प्रति पूर्वाग्रह। यह फरवरी 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत के जो तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय थे नवाज शरीफ जी। उनके मध्य लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच क्या था? तो शांति स्थापित करने के अलावा वहाँ रहने वाले लोगों की प्रगति और समृद्धि तथा घोषणा पत्र में शिमला समझौते को लागू करने के लिए दोनों देशों के बीच संकल्प को दोहराया गया था। तो चलिए हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या गया, तो उसमें कथन दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट 2 दिए गए हैं, और उन्हें बतलाना है कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो देखिए, पहला कथन जो है वह दिया गया है कि भूमंडलीकरण ने भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता की है। जो भूमंडलीकरण है वह भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता की है। तो ये भी देखिए ये सही है, क्योंकि भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन जो है वह एक क्या है? तो बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसका विश्व के सभी राष्ट्रों जो लोकतांत्रिक देश हैं विश्व के, उन पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ता है। तो हमारा देखिए कथन पहला तो सही होता है। सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड कथन में दिया गया है कि भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज पर गहन प्रभाव डाला है। तो देखिए, भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज पर भी गहन प्रभाव डाला है। क्योंकि भारत भी इसके जैसे अन्य देश इसके प्रभाव से प्रभावित हुए, उसी प्रकार भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। भूमंडलीकरण के द्वारा क्या हुआ है? तो हमारे समाज की पारिवारिक संरचना, मूल्य, मान्यताएं और रीतियों की पद्धतियों पर विशेष प्रभाव पड़ा है। तो कथन 2 भी हमारा सही होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कथन हमारा सही है। तो हमारा सही ऑप्शन सही होता है ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा 5वां है कि भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पर्सपेक्टिव जो है
वो नेचर ऑफ इंडिया के बारे में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो देखिए इसमें हमारा आंसर सी होगा W.H. मॉरिस जोन्स और रजनी कोठारी, यानी ए और बी हमारा सी होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है। अच्छा ये क्या है, थोड़ा हम इसके विषय में जान लेते हैं। जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यह दृष्टिकोण क्या है? तो ये एक राजनीतिक व्यवस्था के अनुरक्षण के लिए व्यवस्था की संरचनाओं द्वारा कुछ कार्य या विकार्य का होना आवश्यक मानता है। और यह दृष्टिकोण क्या करता है? विश्लेषण की इकाई के रूप में संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। थर्ड है कि यह दृष्टिकोण जो है वो मानता क्या है? तो यह दृष्टिकोण मानता है कि यह एक प्रकार के प्रकार्य के लिए एक सी संरचनाओं का होना आवश्यक मानता है। अगर एक प्रकार के प्रकार्य हैं तो संरचना भी एक प्रकार की होनी चाहिए इस दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग। फिर है कि इस दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में प्रकार्यों की अंतर्निर्भरता पाई जाती है। इसी आधार पर यह संरचनाओं को परिभाषित करता है, मतलब एक दूसरे पर यह निर्भर होते हैं। और इनका मानना है कि जो संस्कृति में परिवर्तन होता है वह संरचनात्मक परिवर्तन के आधार पर ही होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा छठा क्वेश्चन है इसमें भी दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें इसमें जो सत्य है उसे बतलाना है। बिलो आर टू स्टेटमेंट, दोनों कथन के बारे में जो उपयुक्त कथन है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो देखिए जो पहला कथन दिया गया है कि किसी देश की विदेश नीति उसके इतिहास का परिणाम होती है। किसी देश की विदेश नीति उसके इतिहास का परिणाम होती है, तो यह कथन देखिए सत्य है, क्योंकि किसी देश की विदेश नीति जो है वो इतिहास का परिणाम ही होती है। किसी भी देश का जो विदेश नीति है या आंतरिक व बाह्य वातावरण से काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त इतिहास, विरासत, व्यक्तित्व आदि का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे भारतीय विदेश नीति में अशोक और कौटिल्य जैसे विद्वानों की विशेषताएं विद्यमान है, तो उसी प्रकार किसी भी विदेश की नीति क्या होती है? तो उसके इतिहास के परिणाम होती है। और जो हमारा कथन दूसरा है कि भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्रीय मूल्यों से निर्मित है। तो देखिए जो भारतीय विदेश नीति है वह राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्रीय मूल्यों से निर्मित है। यह भी सही है, क्योंकि भारतीय विदेश नीति जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कई केंद्रीय मूल्यों को अपने में समाहित करते हैं, जैसे साम्राज्यवाद का विरोध, उपनिवेशवाद का विरोध आदि। तो ये सब संबंधित थे राष्ट्रीय आंदोलन से भारत। तो हमारा देखिए कथन दो भी सही होता है। इस आधार पे हमारा आंसर सही होता है फर्स्ट वाला, यानी कथन एक और दो दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 7वें नंबर का कि लोकतंत्रीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लोकतांत्रिक विवर्तन का कारण नहीं है? तो लोकतांत्रिक विवर्तन का कारण नहीं हमें बतलाना है। देखिए पहला जो है कि आयात प्रतिस्थापना का संकट, सेकेंड है सैन्य शासन व्यवस्थाओं द्वारा अपनी लोकप्रियता एवं वैधता का खोना, थर्ड है सामाजिक परिवर्तन और फोर्थ है जनमाध्यम। तो देखिए जो लोकतांत्रिक विवर्तन का कारण नहीं है लोकतांत्रिक संदर्भ में, लोकतंत्रीकरण के संदर्भ में, तो हमारा ऑप्शन फोर्थ सही होगा, यानी जनमाध्यम। जनमाध्यम हमारा सही होता है। देखिए जो जनमाध्यम है वह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विवर्तन का कारण नहीं होता है, जबकि जनमाध्यम के साधनों के प्रभावी प्रयोग के द्वारा लोकतंत्र का क्रियान्वयन सही तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि यह जनमत निर्माण का प्रमुख साधन है। तो विवर्तन मतलब उसका घटन, देखिए डेमोक्रेटाइजेशन जो है वह नहीं होता है, डेमोक्रेटाइजेशन इसके द्वारा, तो जनमाध्यम के द्वारा, क्योंकि यहाँ जो है जनमत निर्माण का प्रमुख साधन होता है जनमाध्यम, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि प्रमाणिक न्यूनतम निवारक की अवधारणा निम्नलिखित में से किस शस्त्र से संबंधित है? प्रमाणिक न्यूनतम निवारक की अवधारणा जो है वह निम्नलिखित में से किस शस्त्र से संबंधित है, हमें यह बतलाना है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं रासायनिक, जैविक, नाभिकीय, अंतरिक्ष आधारित। तो हमारा ऑप्शन सही होता है इसमें थर्ड वाला, यानी नाभिकीय, न्यूक्लियर। तो देखिए जो नाभिकीय प्रमाणिक न्यूनतम निवारण नाभिकीय शस्त्र से संबंधित जो है वह प्रमाणिक न्यूनतम निवारण और परमाणु हथियार के प्रथम इस्तेमाल से, देखिए जो प्रमाणिक न्यूनतम निवारण और परमाणु हथियारों के प्रथम इस्तेमाल नहीं करने की अपनी नीति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को कहते हैं नाभिक, ये जो कहते हैं प्रमाणिक न्यूनतम निवारण जो है वह कहते हैं परमाणु हथियार के प्रथम इस्तेमाल नहीं करने की अपनी नीति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को। इसे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में कैबिनेट की सुरक्षा समिति ने 4 जनवरी 2003 को निर्धारित किया था।
तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी यानी न्यूक्लियर। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन देशों में भारत ने शांति स्थापना के कार्यों में भाग लिया था। तो भारत ने शांति स्थापना कार्यों में जो भाग लिया था, शांति स्थापना कार्यों में हुआ कि भारत ने शांति स्थापना कार्यों में भाग लिया था किन देशों में, तो ये हमें बतलाना है। तो देखिए हमारा ऑप्शन दिया गया है कि कोरिया, गाजापट्टी, साइप्रस, लेबनान। तो देखिए इसमें हमारा सही होता है, मतलब चारों ऑप्शन हमारे सही हैं, कोरिया, गाजापट्टी, साइप्रस और लेबनान, यानी ABCD, ये सभी फोर्थ वाला हमारा ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें डी सही होता है, ऑप्शन डी, ABCD यानी मतलब कोरिया, गाजापट्टी, साइप्रस और लेबनान, ये चारों सही है जो इंडिया पार्टिसिपेट इन द पीस कीपिंग ऑपरेशन में पार्ट लिए थे। चलिए देखते हैं, ये जो है भारत संयुक्त राष्ट्र के उन प्रारंभिक सदस्यों में शामिल थे जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन भी करता है। इसी कारण भारत ने UNO के विभिन्न शांति स्थापना से संबंधित कार्यों में भागीदारी भी की है। पहले तो भारतीय सशस्त्र बलों की पहली जो तैनाती हुई थी वह 1950 के दशक के पूर्वार्ध में कोरिया युद्ध के दौरान हुई थी। और फिर शांति स्थापना संबंधी अन्य अभियानों में निम्नलिखित शामिल थे, जिसमें भारत चीन के अलावा वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, कांगो, मोजाम्बिक, सोमालिया, लेबनान, साइप्रस, गाजापट्टी में वर्तमान में भारतीय सैनिक कार्य कर रहे हैं। तो देखिए हमारा ऑप्शन इसमें फोर्थ सही है, A, B, C एंड D। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दिया गया है कि निम्न कथनों में से रमाबाई के संबंध में सत्य क्या है। तो देखिए इसमें रमाबाई के संबंध में सत्य कथन बतलाना है, तो वह हिंदू दर्शन की कट्टर समर्थक थी। तो जो हमारा जैसे इसमें सत्य कथन को हमें बतलाना है, तो पहला दिया गया है कि वह हिंदू दर्शन की जो क्या थी, कट्टर समर्थक थी। और सेकेंड दिया गया है वह भारत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के क्षेत्र में अग्रणी थी। और थर्ड है कि वह द हाई कास्ट वुमेन की लेखिका थी। फोर्थ है कि वह ईसाई धर्म विरोधी थी। तो इन चारों में से हमें क्या बतलाना है, तो सत्य कथन को बतलाना है। तो देखिए जो ये द हाई कास्ट हिंदू वुमेन जो थी, यह बुक किनकी थी, तो यह रमाबाई की बुक थी। और जो सेकेंड ऑप्शन है इसमें, वह भारत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के क्षेत्र में अग्रणी थी। तो बी भी सही है हमारा। देखिए ये गलत होता है क्योंकि हिंदू दर्शन की कट्टर समर्थक नहीं थी। और सी सही होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी और सी। देखिए ऑप्शन सही होता है सेकेंड वाला हमारा, बी और सी। चलिए अगला है, चलिए रमाबाई के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। जो रमाबाई थी उनके बचपन का नाम था मनोरमा देवी। रमाबाई की बचपन का क्या नाम था, तो मनोरमा देवी नाम था। और इन्होंने 1890 में मुक्ति मिशन नामक स्थान की स्थापना की थी। मुक्ति मिशन नामक संस्था थी जिसकी स्थापना इन्होंने 1890 में की थी, जिसका उद्देश्य इन्होंने बाल विवाह और महिला शिक्षा हेतु संघर्ष था। जिनका उद्देश्य जो संस्था थी उसका उद्देश्य था कि बाल विवाह और महिला शिक्षा हेतु वह संघर्षरत थी। उन्होंने 1887 में द हाई कास्ट हिंदू वुमेन की रचना की थी। तो जो इनकी बुक है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, इनकी जो रचना उन्होंने की थी कब की थी, तो 1887 में। और फिर इसकी इन्होंने जो महिला मुक्ति हेतु आर्य महिला समाज, शारदा सदन की स्थापना की थी। महारानी विक्टोरिया ने रमाबाई को कैसरे हिंद की उपाधि भी दी थी। किसने दी थी, तो महारानी विक्टोरिया ने रमाबाई को कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। 1882 में ब्रिटिश राज ने भारत में शिक्षा के लिए एक कमीशन बनाया था, जिसमें रमाबाई ने लॉर्ड रिपन के सामने अपने विचार रखे, जिस पर अमल करते हुए लॉर्ड डफरिन के समय में महिलाओं की मेडिकल शिक्षा पर खास ध्यान दिया गया। 1886 में आनंदीबाई जोशी पहली भारतीय महिला डॉक्टर बनी। कौन बनी, तो 1886 में आनंदीबाई जोशी जो थी भारतीय पहली डॉक्टर थी, भारतीय महिला। रमाबाई ने शारदा सदन की मुखिया के तौर पर महाराष्ट्र में काफ़ी काम किया है। कर्नाटक में गुलबर्गा में एक स्कूल खोला 1922 में। मृत्यु तक वे तमाम आलोचनाओं के बाद भी विधवाओं के उत्थान के लिए काम करती रही। तो देखिए आज हम ये 10 क्वेश्चन ही देखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप रिवीजन करते रहिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो मैं लगातार आपको देती रहूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।